नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अभी तक जितने हमने कैलकुलेशन किए थे जिसमें हमने टेबल बनाना है और उसके कैलकुलेशन, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ज्यादातर है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। अगर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें इन बातों को फिर से एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि इनमें से कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने पिछली बार पिछले एग्जाम्पल में समझा दिया था, तो अब अगर वर्ड प्रॉब्लम करना है तो वर्ड प्रॉब्लम अगर डिटेल में समझना है तो इनको एक बार फिर से रिविजन करते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये होता है कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन करना, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया वो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू। फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्रिएट करना है, उस क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पहले तो हमें वेरिएबल्स क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल से वेरिएबल्स को फाइंड करके हमें ऑप्टिमाइज करना है यानी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हुए ध्यान रखना है कि वो कैलकुलेशन मैक्सिमाइज के लिए किया जा रहा है या मिनिमाइज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं Z से या कैपिटल C से या कैपिटल P से, कोई भी, बट जनरली हम मैक्सिमम टाइम्स हम इसको यूज करते हैं, इसको Z इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार ओरली बता देता हूं। कॉन्स्टेंट्स यानी जो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन उनको ही हम कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। बट वर्ड प्रॉब्लम में ये कॉन्स्टेंट्स हमें खुद से बनाने हैं। जैसे पिछली बार जो कुछ एग्जांपल्स में हमने बने हुए एग्जांपल्स को कैलकुलेट किए थे लेस देन ग्रेटर देन के फॉर्म में, बट वर्ड प्रॉब्लम में जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको कॉन्स्टेंट बनाना है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या नहीं तो जीरो रहेगा, इसके अलावा नेगेटिव टर्म्स नहीं आएगा इन सम केसेस। फिर इर्रेड्यूसिबल रीजन मैंने बताया था, इर्रेड्यूसिबल रीजन क्या होता है? इर्रेड्यूसिबल रीजन यानी जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके अंदर जो शेडेड रीजन बनेगा वो हमारा इर्रेड्यूसिबल रीजन, और इर्रेड्यूसिबल सॉल्यूशन जो उस कंप्लीट रीजन को कैलकुलेट करने वाला जो प्रोसेस है उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आता है कॉर्नर पॉइंट्स। जैसे कि ये पूरी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये एक नया डेफिनेशन है और एक ये नया डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं बता चुका हूं। अब कॉर्नर पॉइंट्स यानी वो पॉइंट्स जो इर्रेड्यूसिबल रीजन या इर्रेड्यूसिबल सॉल्यूशन से मिले हुए पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पॉइंट मिला, ये 3 पॉइंट इस शेडेड पोर्शन के, तो अब ये जो 3 पॉइंट मिले ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स फॉर इर्रेड्यूसिबल रीजन। सपोज मैंने नाम दिया A B C, तो अपना इर्रेड्यूसिबल रीजन क्या बना? A B C A। अगर हमने कोई और 2 लाइंस ले ली जिनका कनेक्शन किसी अलग प्रकार से है, इस प्रकार से 2 लाइंस है, तो अपना शेडेड रीजन इस तरह से बन गया। तो देखो यहाँ पे O A O B और ये C, तो अपना कनेक्शन क्या होगा? O B C A O is the shaded region, the common region, इर्रेड्यूसिबल रीजन। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन से? कॉर्नर पॉइंट एक है O, एक है B, एक है C और एक है A। इन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से बना है हमारा स्ट्रक्चर। अगर सपोज हमारा शेडेड रीजन बाहर की तरफ बना, मतलब ओरिजिन की तरफ ना बनते हुए, मतलब ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, अगर नॉन ओरिजिन साइड बनता है तो हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स कंपल्सरी है। 2 के नीचे रहा तो वैलिड नहीं है, 2 रहा तो भी वैलिड नहीं है। 2 पॉइंट से हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी कैलकुलेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं बता सकते। मिनिमम 2 से ज्यादा, 2 रहा तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार है, बट मैं तो कहता हूं 2 से ज्यादा रहने 3 मिनिमम होने चाहिए। जैसे कि अगर 3 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, शेडेड रीजन मैंने इधर से देंगे तो अपने मध्य को कनेक्शन कितनी हो? 1 2 3, तो 3 पॉइंट्स में से हमको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है, आप कर सकते हैं। 3 में से कोई एक पॉइंट क्या करेगा? मैक्सिमाइज का बिहेव करेगा या तो मिनिमाइज का बिहेव करेगा। अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई करना है, इस क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स के बाद हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमें क्या फॉर्मूला करना है।
मतलब हमारे लिए ये जो दिया गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है ना वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? जनरली अपना लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन जनरली दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई को छोड़कर कोई वेरिएबल लेना है तो भी हम ले सकते हैं, बट इसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमारा वेरिएबल है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमें कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई होने के बाद हमें यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है। अब फॉर्मुलेट क्या करना है? फॉर्मुलेट द एलपीपी टू डिटरमाइन। तो फॉर्मुलेट करना है तो एक बात बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में फॉर्मुलेट आता है तो सिर्फ फॉर्मुलेट करके रखना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ फॉर्मुलेट की जगह फाइंड, डिटरमाइन, इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल्स आ जाए, फाइंड करो, डिटरमाइन करो या कैलकुलेट करो, इस टाइप के अगर यहाँ पे सेंटेंस आया तो समझ जाना हम उसको टोटल कैलकुलेशन। अगर सिर्फ फॉर्मुलेट पूछा तो फॉर्मुलेट यानी हमें सिर्फ फॉर्म बनाकर रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। एक प्रिंटिंग कंपनी है जो प्रिंट करके दो टाइप के मैगजीन्स मैगजीन्स के नाम क्या है? ए और बी। दो टाइप के मैगजीन्स ए और बी। अब उसने क्या किया, इस कंपनी ने 10 रुपए और 15 रुपए कमाए। इस पे 10 रुपए मैगजीन ए के कमा रहा है और मैगजीन बी पे 15 रुपए कमा रहा है, एक कॉपी पर, ठीक है। नेक्स्ट, these are produced on 3 machines। कहाँ पे बन रही है तीनों? ये दोनों मैगजीन 3 प्रिंटिंग प्रेस में बनाए हैं। कितने प्रिंटिंग प्रेसेस है? मशीन है 3 मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन। अब मैक्सिमम कैसा? देखो, मशीन ए, मैगजीन ए को बनाना है तो मुझे मशीन 1 पर, मशीन 1 पर 2 घंटे यूज करने हैं, मशीन 2 पर 5 घंटे यूज करने हैं और मशीन 3 पर 2 घंटे। तब जाके एक मैगजीन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल कैसे बता रहा हूँ, देखो मैगजीन ए को मुझे कंप्लीटली व्हाइट बाइंडिंग के साथ बनाना है तो सबसे पहले मशीन 1 में 2 घंटे यूज होगा, प्रिंट होगा। फिर मशीन 2 में 5 घंटे यूज होगा और मशीन 3 पे 2 घंटे। यानी कि एक मैगजीन को अगर अपने को बनाना है तो 3 मशीन से गुजरना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैगजीन बी के लिए भी है, 3 घंटे किस मशीन पर? 1 पर, 2 घंटे मशीन 2 पर, 6 घंटे मशीन 3 पर। इस प्रकार से उसके प्रोसेसिंग बता दिया, क्या करना है यहाँ पे? प्रोसेस होगा। फिर अब मशीन तीनों मशीन के पास हमारे अवेलेबिलिटी क्या दिया है? अवेलेबल क्या है? 36, 50, 60 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन की कैपेबिलिटी पर वीक, हफ्ते में उस मशीन को हम कितने घंटे यूज कर सकते हैं? सिर्फ 36 आवर्स। मतलब 36 आवर्स के ऊपर अगर यूज किए तो प्रॉब्लम हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी वो इतने ही आवर्स हम हफ्ते के यूज कर सकते हैं। तो 36 फॉर फर्स्ट मशीन, 50 फॉर सेकंड मशीन और 60 फॉर थर्ड मशीन। अब करना क्या है? हमें फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट यानी सिर्फ हमें फॉर्म करके कैलकुलेशन के लिए लेके नहीं जाना। अब फॉर्मुलेट कैसे करना है? तो डिटरमाइन वीकली प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब हफ्ते का प्रोडक्शन। मैगजीन हफ्ते में एक बार प्रिंट हो रहा है तो मैगजीन हफ्ते का प्रोडक्शन कितना हुआ ये हमें सॉल्व करके बताना। सो दैट द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया? मैक्सिमाइज। मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमाइज रहेगा या मिनिमाइज रहेगा? अगर मैक्सिमाइज है तो किस सेंटेंस को मैक्सिमाइज किया? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है। अगर इसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है तो प्रॉफिट कब निकलेगा? जब हमको अमाउंट की बात आएगी। तो इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में या इस पूरे क्वेश्चन में अमाउंट कहाँ यूज हुआ? यानी पैसों की बात कहाँ पे आई? यहाँ पे कंपनी ने कितना कमाया? 10 रुपए 15 रुपए कमाया इस पर, मैगजीन ए और मैगजीन बी पर। यानी जो सेंटेंस मैक्सिमाइज रहेगा वो सेंटेंस, या जो सेंटेंस मिनिमाइज रहेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किससे बनेगा? 10 रुपए और 15 रुपए से बना। यानी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिंट मिल गया। हमारे पास कितने मैगजीन्स हैं? 2 मैगजीन्स हैं। तो
दो मैगजीन्स यानी हमारे लिए मैगजीन ए एक्स वेरिएबल पे काउंट होगा, मैगजीन बी वाई वेरिएबल पे काउंट होगा। और मशीन्स जो है, जो मशीन्स तीन मशीन है, यानी तीनों मशीन इस प्रकार से अरेंज होंगे कि हमें कांस्टेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल्स। चलो मान लीजिए लेट x be the क्या है, x be the weekly production of मैगजीन A। मैगजीन A का प्रोडक्शन है वीकली प्रोडक्शन। लेट प्रेसिडिंग y be the weekly production of मैगजीन B पर कॉपी, एक एक कॉपी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पर कॉपी। फिर से बता दो, हमारे पास मैट्रिक्स दो है तो वेरिएबल भी दो ही रहेंगे, एक्स वाई, x1 y, x1 x2 mn, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मगर जनरली हम क्या लेंगे, x और y की लीनियर इक्वेशन हमने आगे भी नंबर 10 के पॉइंट में जो देखते तो लीनियर इक्वेशन हमने x और y नहीं करते, तो हम x और y ही लेंगे। ठीक है, अब हो गया अपना आइडेंटिफिकेशन हो गया वेरिएबल्स का। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ पे था, 10 रुपीज एंड 50 रुपीज, पैसा दे रहा है 10 रुपीज 50 रुपीज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम मींस z इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 10x प्लस 15y। अब तुम ये सोच रहे होगे 10 के साथ x क्यों, 15 के साथ y, तो सेंटेंस एक बार देखो, मैगजीन A एंड मैगजीन B, मैगजीन A और मैगजीन B अर्न्स 10 रुपीज एंड 15 रुपीज फॉर कॉपी। मतलब A के लिए 10 रुपए है और B के लिए 15 रुपए। तो A हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मैगजीन A के लिए क्या लिया हमने, x लिया, और मैगजीन B के लिए हमने y लिया। तो 10x प्लस 15y इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट बनाना है। अब कांस्टेंट्स को डायरेक्टली फाइंड नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर थोड़ा अलग दिया है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म यानी टेबल, ट्यूबुलर फॉर्म। तो ट्यूबुलर फॉर्म यानी टेबल ड्रॉ करना। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास मशीन है, मैगजीन है और डीएल है, सम है। तो सबसे पहले यहां लेंगे अपने मशीन्स। कितनी मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ठीक है, अब और मैगजीन है आपके पास, मैगजीन कितने हैं, एक मैगजीन ए है और एक मैगजीन बी। ठीक है, मैगजीन ए को हमने मेंशन किया x, मैगजीन बी को हमने मेंशन किया y। अवेलेबिलिटी हमारे पास है क्या है, कितना है, ठीक है, ये हमारा टेबल। तो मशीन 1 में असेंबलेज पढ़ो सबसे पहले, और मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स मशीन 1। मशीन 1 में कितने घंटे यूज हो रहा, वो 2 घंटे यूज हुआ। मशीन 2 में 5 घंटे यूज हुआ, मशीन 3 में 2 घंटे यूज हुआ। वो सेंटेंस यहाँ पे मशीन मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स मशीन 1, 5 आवर्स ऑन मशीन 2, 2 आवर्स ऑन मशीन 3। तो एक मशीन मैगजीन ए बनाना है तो मशीन 1 से 2 घंटे, मशीन 2 से 5 घंटे, मशीन 3 से 2 घंटे। उसी प्रकार से मैगजीन बी के लिए क्या दिया, पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 6। तो इनकी अवेलेबिलिटी है, मशीन 1 की कितनी है 36, मशीन 2 की 50 और मशीन 3 की 60। ये हो गया हमारा टेबल। अब इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कांस्टेंट्स फाइंड करने। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स सेंटेंस में कहीं पर भी ये दो शब्द नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ये पूरा वर्ड ये सेंटेंस पूरा क्वेश्चन, इसमें कहीं पर भी एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है। एटलीस्ट एटमोस्ट आप एकदम सिंपल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं आता है तो थोड़ा कांस्टेंट फाइंड करने में तकलीफ होगी। देखो एटलीस्ट यानी कम से कम यानी यहाँ पे रहेगा
ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों? मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। कम से कम 1 होनी चाहिए मतलब 1 से ज्यादा रहा तो भी चलेगा। 1 से ज्यादा यानी हम x की वैल्यू क्या कर ले सकते हैं? x की वैल्यू 1 2 3 4 कहां तक नो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल यानी 1 से शुरू होगा बट कहां तक जाएगा अंदाजा नहीं। अब वो रिस्ट्रिक्ट कहां करेगा? वहां तक जाके रुकेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम यानी एटलीस्ट यानी कम से कम यानी ग्रेटर देन का साइन। अब एटमोस्ट मालूम है ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन। हमें सेंटेंस को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में ये दोनों शब्द यूज नहीं हुए, ठीक है? इस क्वेश्चन में ये दोनों शब्द यूज नहीं हुए तो हमें क्या करना है? एटलीस्ट मतलब कम से कम यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा यानी कि लेस देन इक्वल टू क्यों? अभी वही बता देता देखो x लेस देन इक्वल टू 3 माने x की वैल्यू 3 तक होगा तो चलेगा। 3 के ऊपर का कैलकुलेशन नहीं है, मतलब 3 के अंदर भी हो सकते हैं। मतलब क्या लेंगे अपन? x की वैल्यू 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। अब ये तो लेगा कि नहीं लेगा वो तो रिस्ट्रिक्शन डिसाइड करेगा। तो इसकी वजह से इसका मतलब क्या होगा? एटलीस्ट एटमोस्ट इस क्वेश्चन में नहीं है। यदि मैं 2 बार 3 से 2 से 3 बार रिपीट किया हूं। चलो अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो अपने पास है बट अब देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसा दिया है? मशीन तीनों मशीन के लिए अवेलेबल दिया गया टाइम कितना है? 36 50 60। मतलब क्या हुआ? 30 36 50 60 का मतलब इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। देखिए जो फिर से पढ़ो क्या लिखा है? मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 आर अवेलेबल फॉर 36 15 16 आवर्स पर वीक रिस्पेक्टिवली। मतलब एक हफ्ते में हम इतने ही समय को इतने ही घंटे मशीन को चला सकते हैं। ज्यादा चलाएंगे ऐसा इंक्रीज तो नहीं दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा। इसके ऊपर हमें चलाना नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा यानी एटमोस्ट और एटमोस्ट के लिए साइन क्या है? एटमोस्ट के लिए क्या साइन है? लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है? फिर से बता दिया कि वो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये आइडेंटिफाई होगा। अब पूरे अपना कैलकुलेशन सिंपल टेबल बन गया, जरूर बन गया। बस क्या करना है? हमको मैक्सिमाइज करना है और फॉर्मुलेट करना है एलपीटी। तो लिखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीटी। तो सबसे पहला हमारे टॉपिक के हिसाब से z इज इक्वल टू 10z इज इक्वल टू 10x प्लस 15y। ये हो गया कॉन्स्टेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें कॉन्स्टेंट्स लिखना है। सब्जेक्ट टू, अभी सब्जेक्ट टू क्यों लिखा है? क्या है? इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं। इन कॉन्स्टेंट्स को सब्जेक्ट टू में लिखना है। सबसे पहला कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ? 2x प्लस 3y प्लस 3y और यहाँ पे 36। अब साइन क्या देना है? साइन क्या देना है अभी बताया मैंने। अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा यानी हमें क्या करना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू का। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन वैसे ही 5x प्लस 2y 50। थर्ड इक्वेशन भी वैसे ही 2x प्लस 6y 60 हो गया। अब इसमें भी दोनों में भी लेस देन का साइन। ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन नहीं फॉर्मुलेशन। ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन है क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सेंटेंस के हिसाब से। हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? इसे पर रिपीट करो। फाइंड क्या करना है? x और y फाइंड करना है। x और y मिल गया तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है वो आपको हिंट में दिया रहेगा। डायरेक्ट सेंटेंस मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं रहा तो लार्जर ग्रेटर इस प्रकार का मीनिंग रहेगा। और मीनिंग याद रखना है, एक तो बड़ा निकालना है एक तो छोटा। तो इसके हिसाब से टेबल फॉर्म टेबल की मदद से हमें फॉर्मुलेशन फॉर एलपीटी z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ एक और बात यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लिखने पड़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ अब कंप्लीट। कंप्लीट कब होगा? जब रिस्ट्रिक्शंस के साथ एंड करो। ये हमारा फॉर्मुलेशन है, ठीक है? अभी जो अपन एग्जांपल लिए थे उसमें वर्ड प्रॉब्लम में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे सिर्फ वर्ड दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा और कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी
टेबल बने हुए, जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी टेबल है तो उसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, वो हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें इन तक सॉल्व करना है। मतलब क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकली। अब क्वेश्चन देखो, जो हमने इक्वेशन से बनाए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम और कुछ है डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेशन का है। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट दिए हुए हैं और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। अब बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे हुआ। ऑलरेडी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें देखो हमारे पास कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। मैंने 3 इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया और तीनों इक्वेशन के हिसाब से टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल में पहला है ए बी, टेबल में सबसे पहले लाइन, इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, साइन और रीजन। ठीक है, पहले लाइन के लिए लाइन का नाम है ए बी, दूसरे लाइन के लिए लाइन का नाम है सी डी और तीसरे लाइन के लिए लाइन का नाम है ई एफ। यानी ए बी सी डी ई एफ इज द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, अब x is equal to 4, x is equal to 6 और x plus y is equal to 6 इक्वल में क्यों लिखे, क्योंकि इन इक्वेशंस को हमने इक्वेशंस में लिखे। तो x की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू 6 है और एक इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू डायरेक्टली 4 है मतलब y की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या होगी 0। तो हमारे पास पॉइंट a का वैल्यू है 4 0। अब y यहां पे मैंने डैश किया क्योंकि b के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब वो कहां बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा। कहां पे बनेगा, b की वैल्यू ओरिजिन पे बनेगा, इसीलिए मैंने उसको क्या लिया डैश। तो ओरिजिन पे भी ओरिजिन हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं o मानते हैं, इसलिए यहां पे डैश। cd में y का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू है 0 to 6। तो c नहीं दिया हुआ है, मतलब c का भी क्या रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। फिर ef की वैल्यू y plus x plus y is equal to 6। तो मैंने जब ये कैलकुलेशन समझा आपको तो फिर बताया था कि एक बार x की वैल्यू, एक बार y की वैल्यू 0 लो, एक बार x की वैल्यू 0 लो, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 6 मिला, y की वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 6 मिला। अब तीनों में साइन क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का साइन है इसलिए लिखा, और ओरिजिन साइड ही बनेगा, कारण मैंने ऑलरेडी ये साइन के हिसाब से पूरे साइड में अपना स्क्वायर रिटर्न रहना वो बता दिया था। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ड्रॉ करते हुए देखो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है। तो हमें ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस में कितने नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पॉइंट्स ले लिया। पहला पॉइंट ए है, ए पॉइंट की वैल्यू देखो कहां बना है, पॉइंट ए 4 0। पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, मतलब 4 0 ओरिजिन पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी क्या बनेगा, पॉइंट ए के लिए 0 6, मतलब यहां पे बनेगा 0 6। ठीक है, उसके बाद ई की वैल्यू है 6 0, पॉइंट ई यहां पे बनेगा, ई है 6 0 और एफ भी यहीं पे बना जहां पर अपना डी, एफ की वैल्यू भी यहीं पे रहेगी जहां पर डी। ठीक है, और ओरिजिन का ओ यहां लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 0 का तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और लाइन ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ होगा किसका कनेक्शन करना है, सबसे पहले x is equal to 4 का लाइन, x is equal to 4 की लाइन ड्रॉ होगी। x is equal to 4 यानी इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इसके बाद y is equal to 6 पे लाइन ड्रॉ होगी, y is equal to 6 यानी यहां से लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, x की लाइन की y की लाइन में मैंने ड्रॉ किया, यहां पे लिखेंगे x is equal to 4 और यहां लिखेंगे y is equal to 6 इक्वल टू लिखेंगे लेस देन ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ हो गए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन। थर्ड लाइन क्या है, 6 पॉइंट्स का है, मतलब हमारा लाइन इस पॉइंट से ये पॉइंट तक का ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हमारे तीनों लाइन ड्रॉ हो गए। थर्ड लाइन का नाम क्या है, x plus y greater than equal to 6। तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी है।
तीनों लाइन ड्रॉ हो गए। अब देखो क्या करना है, साइन के हिसाब से ओरिजिन साइड शेडेड रीजन रहेगा। सबसे पहला लाइन x = 4, लाइन क्या है, अपने पास दिया हुआ शेडेड साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू द शेडेड रीजन कितना रहेगा, इधर साइड। ठीक है, फिर उसी प्रकार से y की वैल्यू की भी लेस देन, y की वैल्यू लेस देन यानी नीचे की तरफ ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड रहेगा लाइन। ठीक है, और थर्ड जो लाइन दिया उसका भी ओरिजिन साइड, मतलब इस प्रकार से रहेगा लाइन। तो मैंने कंबाइंड इक्वेशन समझाया था, तो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन ही यूज होगा। कंबाइंड इक्वेशन यानी कंबाइंड पॉइंट्स। और कंबाइंड पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो कंबाइंड पॉइंट्स यानी तीनों लाइंस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ शेडेड रीजन। तो ये देखो दोनों लाइंस का कॉम्बिनेशन किधर आ गया, तीसरा लाइन इस प्रकार से ड्रॉ है कि यहाँ कनेक्शन है, बट यहाँ पे ये दो लाइन कनेक्ट हो रही है। यहाँ देखो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, x + y = 6 की लाइन, ये लाइन को भी टच हो रही है और y = 6 वाले को भी टच हो रही है, मतलब दोनों को टच करने वाली लाइन कॉमन लाइन ये है। तो हमारा शेडेड रीजन जो रहेगा वो इस रीजन में बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका शेडेड रीजन के हिसाब से तो ये सही है, ओरिजिन साइड, ये वाले लाइन के हिसाब से भी ओरिजिन साइड ये भी सही है, मगर ये मैक्सिमम हिस्सा जो है इसका y = 6 वाली लाइन का मैक्सिमम हिस्सा बाहर साइड में, सिर्फ यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक कनेक्शन है, कनेक्शन की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस प्रकार से लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या शेडेड रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, क्रिएटिव रीजन बताओ क्या है इसका। क्रिएटिव रीजन क्या है, O है, कनेक्टेड पॉइंट A है, O के बाद मतलब पॉइंट है, O के बाद A के बाद ये कनेक्शन पॉइंट हुआ और एक पॉइंट यहाँ पे। अब वहां पे हम B भी ले सकते हैं, F भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले। ठीक है, D और F में से कोई एक पॉइंट लो या दोनों भी ले सकते हैं। अब नोन पॉइंट्स में से O है, A है और B है, फिर देखो F। अननोन पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है, तो अननोन पॉइंट में मैं मानता हूँ N। अब अननोन पॉइंट को मुझे फाइंड करना पड़ेगा, अननोन पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अननोन पॉइंट क्या है, n फाइंड करना है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले बता दो ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे बताना है शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल रीजन इज O A M D लेना है या F, तो मेरे हिसाब से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे F, फिर F से आ गया, फिर O पे हो गया। द ट्रायंगल रीजन इज O A M F O या O A M D O, कोई भी केस। ये अपना ट्रायंगल रीजन बन गया। मुझे n के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, टू फाइंड n, n की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल, n की वैल्यू को कनेक्टेड दो लाइंस कौन से हैं, कौन से लाइन से, एक ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, x + y = 6, और एक लाइन है ये वाली, और ये इक्वेशन कौन सी है, y x ≤ 4। तो पुट एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। अब तुमको मालूम है सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन कैसे लेते थे, तो कॉमन वेरिएबल का बनाकर कैलकुलेट करते थे या किसी सिंगल वैल्यू को n पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या सब्स्टिट्यूट करने की मेथड से। तो अपने पास डायरेक्ट दिया हुआ है, पुट क्या है, x = 4 इन इक्वेशन कौन सा, अब इक्वेशन कौन सा बन रहा है अपने पास, 1 2 3, तो कहीं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो तीन इक्वेशन है अपने पास, तो मैं किसमें पुट कर रहा हूं, 3 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन में 3 में पुट किया, इक्वेशन 3 पे अपना x + y = 6 में, तो x की वैल्यू 4 + y = 6, यानी y का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू 4, यानी n के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गए, n के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 4 2। तो अब देखो वो हमारे पास है, उसके वैल्यू अपने पास नोन है, f उसके भी नोन है,
ए उसके भी नोन है और अननोन हमारे लिए एम, और एम का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया, उसकी वैल्यू मिली हमें 4 2। चलो हमने जो पॉइंट फाइंड किए वो अगर क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं। तो x के पास 4 है क्या, देखो यहाँ पे है 4, और y से 2 है क्या, देखो 2 से y कनेक्ट करके देखो, ऐसे रफली देख सकते हैं हमें हमारा आंसर सही निकल सही है। तो ये एक प्रकार का क्रॉस चेकिंग है, हमने जो पॉइंट फाइंड किया उसका। जैसे मैंने 4 और 2 मिला, मैंने 4 x एक्सिस पे देखा और 2 y एक्सिस पे देखा, और दोनों से कनेक्टेड पॉइंट m है, यानी हमने जो लाइन सेलेक्ट किए थे 2 लाइंस, वो दोनों लाइंस सही। तो हमारे पास चारों पॉइंट्स मिले, चारों पॉइंट्स की मदद से हम फाइंड करेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स के अब इस क्वेश्चन का एंड स्टार्ट है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इक्वेशन बनाए, टेबल से हमने उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किए, प्लॉट करके हमने शेडेड रीजन बना लिए। शेडेड रीजन बनने के बाद हम हमारे लिए इतने अननोन पॉइंट्स के एक ही अननोन पॉइंट्स का वो है n को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो लाइंस थे, दोनों लाइंस कौन से थे, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके सब्स्टिट्यूट किया मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू 4 को x प्लस वाई इक्वल टू 6 में सब्स्टिट्यूट करने पर y का वैल्यू 2 मिला। जैसे मुझे m की वैल्यूज मिल गए, m की वैल्यू मिलने के बाद अब आखिरी टॉपिक या आखिरी सेशन देखो, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू क्या अपना a1x प्लस a1। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बताओ। कॉर्नर पॉइंट्स में पहला है, देखो यहाँ पे दिया है o, फिर दूसरा a, तीसरा m, चौथा x। वापस से o नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स देखो। देखो o है, a है, m है, f या d कोई भी ले सकते। वापस o पे नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉर्नर मान चुके हो, तो वापस o पे नहीं आना। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। o के लिए पॉइंट्स है 0 0, a के लिए पॉइंट्स है 4 0, f के लिए पॉइंट है 4 2, f के लिए पॉइंट है 0 6। तो सॉल्व करते हैं। z क्या है, अब देखो z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 11 into 0 plus 8 into 0। आंसर इज 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 0 सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे 0 मिला, क्या मिला मुझे 0। नेक्स्ट 4 और 0 पुट करना है, z इज इक्वल टू 11 into 4 plus 8 into 0। लास्ट कैलकुलेशन क्या है इसका, 11 into 4 44 plus 0 यानी 44। नेक्स्ट थर्ड में देखो, z इज इक्वल टू 11 into 4 plus 8 into 2। इसका कैलकुलेशन क्या आता है, 11 into 4 यानी 44 plus 16। लास्ट आंसर क्या आएगा इसका 60। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट में क्या दिया है 0 6। 0 6 के हिसाब से z की वैल्यू होगी 0 6 के हिसाब से 11 into 0 plus 8 into 6। आंसर इज 48। तो अब बताओ इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 0, फिर 44, 16, 48। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 60। अब 60 के हिसाब से अपना आंसर कैलकुलेट हो गया, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे z हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 60 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 60 वाला, m एट पॉइंट m, इसकी वैल्यू है 4 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या फाइंड किया, 0 मिला, 44 मिला, 60 मिला और 48 मिला। तो इसमें क्या निकालना था मुझे, मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 60। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या बताया, z है मैक्सिमम वैल्यू 60। और 60 कौन से पॉइंट पे मिला मुझे, पॉइंट m पे मिला। क्यों, पॉइंट m की वजह से मुझे 60 मिला। तो एट पॉइंट m 4 2 इज द कंप्लीट आंसर। इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोग को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड होता है।